हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा कल हमने इलस्ट्रेशन 44 तक सब कुछ कर लिया है। बाबू एक क्वेश्चन की मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 44 फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है ना दिया। चलो जी बेटा, कहता है प्रोप्राइटरी रेशो ऑफ एम लिमिटेड इज 0.80:1। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द प्रोप्राइटरी रेशो। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट कहता है ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम बैंक 2 लाख पेबल आफ्टर 5 ईयर। बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। मैंने 5 साल के लिए लोन लिया, नॉन करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी एज वेल एज द कैश या बैंक बैलेंस। देखो बेटा मैंने आपको एक बात बोली थी, कभी भी आपको लगे ना मैं फंस रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, सबसे पहले जर्नल एंट्री सोचो। जर्नल एंट्री क्लियर करती है कि इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मुझे प्रोप्राइटरी रेशो दे रखी है। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है बेटा इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, और बेटा रेशो दे रखी है आपको 0.80, यानी कि बेटा मैं इक्विटी को एज्यूम कर रहा हूँ 80,000 और टोटल एसेट को 1 लाख। ठीक है दिया। कहता है आपने 2 लाख का लोन लिया, मुझे ये बताओ जर्नल एंट्री क्या की होगी जब मैंने लोन लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ने से क्या टोटल एसेट बढ़ी, टोटल एसेट बढ़ गई बेटा, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। बैंक लोन पर कोई, बैंक लोन का कहीं पर भी कोई इंपैक्ट नहीं है, टोटल एसेट बढ़ गई है बेटा, रेशो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। ठीक है जी। बाबू थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट कहता है रिडीम्ड 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 1 लाख। बेटा रिडीम करने का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट। आपने रीपेमेंट कर दी 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर की, बेटा क्या होगा, टोटल एसेट्स कम हो जाएंगी, ठीक है ना, एज वेल एज द इक्विटी, ठीक है ना, दोनों जगह से कम कर दो। बाबू क्योंकि 1 लाख की फिगर दे रखी है इसलिए ना मैं अमाउंट को चेंज करके मान रहा हूँ, 160 और 2 लाख मान रहा हूँ, ठीक है ना, डबल कर दी मैंने दोनों अमाउंट। 1 लाख से बेटा इक्विटी कम हो गई क्योंकि मेरे प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए, और 1 लाख से कैश कम हो गया। मैंने प्रेफरेंस शेयर की रीपेमेंट कर दी है बेटा, जब रीपेमेंट कर दी तो कैश गया होगा, कैश चला गया, दैट मीन्स टोटल एसेट्स कम हो गई। और बेटा कहता है प्रेफरेंस शेयर की रीपेमेंट हो गई। बेटा प्रेफरेंस शेयर इज द पार्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी में 3 चीज़ आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैंने प्रेफरेंस शेयर की रीपेमेंट कर दी, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर खत्म हो गए, खत्म हो गए तो बेटा इक्विटी कम हो गई। क्या बचेगा, 60,000 अपॉन 1 लाख, यानी कि बेटा रेशो क्या आ गई, 0.60, अगेन रिड्यूस। ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट इशू इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ द मशीनरी परचेज फॉर 4 लाख। आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिए किसी वेंडर को जिससे आपने मशीनरी खरीदी 4 लाख की। मैंने एंट्री करी होगी बेटा मशीन खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि बेटा टोटल एसेट्स भी बढ़ेगी मशीन के अमाउंट से, और बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल की वजह से इक्विटी भी बढ़ेगा। मान लो बेटा यही था फिगर 80,000 और बेटा 1 लाख था, मैंने शेयर इशू करे तो बेटा इक्विटी बढ़ गई 4 लाख रुपए से। मैंने मशीनरी खरीदी उसकी वजह से मेरी टोटल एसेट बढ़ गई। बेटा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो क्या हुआ है, क्यों, इक्विटी शेयर इशू करे मैंने, कंपनी इशू करती है तभी तो बेटा शेयर कैपिटल बढ़ती है, कम थोड़ी होती है जब शेयर इशू करते हैं। जब शेयर को बाय बैक करते हैं, रीपेमेंट करते हैं, तब शेयर कम होते हैं। ठीक है ना जी। बाबू अब भी एक बात बोल रहा हूं, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक और रेशो, नई रेशो। मैं अभी भी एक बात बोल रहा हूं, अभी तक बिगाड़ लिया चैप्टर, अभी भी सुधारने का टाइम, इसके बाद कोई मौका नहीं है, क्योंकि ये अकेली रेशो पे 25 क्वेश्चन करूंगा मैं, एक रेशो पे अभी भी बहुत सारा चैप्टर रहता है। चलो जी बेटा स्टार्ट करेंगे एक नई रेशो, कंसेप्ट नंबर 65, कंसेप्ट नंबर 65 ना। चलो जी लो बेटा, कंसेप्ट नंबर 65 एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो।
बाबू आपको याद होगा मैंने इसका इंट्रो आपको पहले ही लिखवा दिया था, ठीक है ना। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो, कोई भी रेशो है, मैंने इसका बेटा इंट्रो पहले ही लिखवाया हुआ है। आपको बता देता हूँ इसमें मुझे 5 से 6 रेशो पढ़नी है, जिसमें मैं अभी सिर्फ एक ही करा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। और उस एक पर बेस्ड है बेटा बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। रेशो का नाम है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, लिख लो, लिखना है तो आपने भी मेरे साथ साथ। रेशो का नाम है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला इसका कॉक्स या बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बस जितना आपने लिखना था, जितना आपके लिए भी जरूरी था, मैंने उतना लिखवा दिया। आप मेरी तरफ देखना, अब पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। मेरी तरफ देखना बेटा, रेशो का नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और बेटा फॉर्मूला है कॉग्स या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अभी बताता हूं इससे मेरा क्या मतलब है। ऑल्दो बेटा जिस दिन चैप्टर 1 के एमसीक्यू का टेस्ट लिया था उसमें शायद लास्ट क्वेश्चन में ये बात आई थी, मैंने एक्सप्लेन भी की थी, ठीक है। मैं भी करूंगा दोबारा से एक्सप्लेन, सुनना बेटा। ये बात बहुत अच्छे से समझ लो कि इस रेशो का आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, लिक्विडिटी रेशो और सोलवेंसी रेशो कैलकुलेट कर रहे थे और हमेशा उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे प्योर रेशो की फॉर्म में बेटा, ठीक है ना। अब इसको प्योर रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना, इसका आंसर आता है हमेशा टाइम्स में। मैं रीड करना सिखाऊंगा आपको रेशो एक क्वेश्चन के साथ, अभी रीड नहीं करना सिखा रहा, अभी तो बेटा मैं टर्म क्लियर कर रहा हूं मेरा क्या मतलब है। बेटा कॉग्स के ऊपर सिंगल स्टार और एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर डबल स्टार। पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं डबल स्टार। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, नाम से ही समझ में आ रहा है, इन्वेंट्री की एवरेज निकालना। और बेटा आपको पता ही है बिजनेस में 2 तरीके की इन्वेंट्री होती है या 2 तरीके का स्टॉक होता है बेटा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 बेटा सिंपल सा एवरेज इन्वेंट्री निकालने का तरीका। इसमें तो कोई बेटा हाई तौबा वाली मैंने बात ही नहीं बताई इसमें, ठीक है ना। एवरेज इन्वेंट्री बिजनेस के बेटा शुरू में कितना स्टॉक था और फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन कितना स्टॉक है। फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में जितना स्टॉक था, फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में जितना स्टॉक है बेटा, डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेट हो जाएगा कि एवरेजली मेरे बिजनेस में कितना स्टॉक पड़ा रहता है। मान लो साल की शुरू में 1 लाख का स्टॉक पड़ा था, साल के आखिरी में 80,000 का स्टॉक पड़ा था, तो मैं बोल सकता हूँ एवरेजली 90,000 का स्टॉक मेरे बिजनेस में हर टाइम पड़ा रहता है। एवरेज इन्वेंट्री का तो इतना सिंपल सा मतलब है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्स? मैं वैसे कभी भी ये नाम नहीं बोलूंगा बेटा, मैं हमेशा कॉग्स बोलता हूँ इसको। कॉग्स मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने जो गुड्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है। ऑल्दो बेटा मैंने इसका डिस्कशन आपके साथ किया था, मैं दोबारा भी करूंगा, सुनना बेटा। कॉग्स का फॉर्मूला ये रटने के लिए फॉर्मूला अच्छा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और बेटा अगर कोई रिटर्न भी है तो वो भी माइनस कर देना, माइनस परचेज रिटर्न प्लस सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड या और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो, और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या सेल्स माइनस जीपी, या सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। लो बेटा मतलब समझाता हूं, मुझे तो खैर ये फॉर्मूले रटवाने आते नहीं भाई साहब, लिख दिए मैंने, मेरा तो मन ही नहीं करता इनके बारे में कोई चर्चा करो। लो मेरे प्यारे बच्चों, आपने आज तक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, ठीक है ना। अभी हमने कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग देख लिया बेटा कि कैसे बनता है, शेड्यूल 3 पार्ट 2 में बेटा बाबू। लेकिन मैं फिर भी एक बार टी फॉर्म में बता रहा हूँ, टी फॉर्म में समझना बहुत आसान होता है चीज़ों को बेटा। टी फॉर्म में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट में हम गिनी चुनी आइटम लिखते थे, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। मैं अभी परचेज रिटर्न का भी कोई डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, ना ही किसी डायरेक्ट खर्चे का डिस्कशन करना चाह रहा, मैं तो बस गिनी चुनी आइटमें बता रहा हूँ। आपको याद है गिनी चुनी आइटमें ये 5 होती थी बेटा, ठीक है ना भाई। लो बेटा बात सुनना बाबू, कॉग्स पे चर्चा चल रही है हमारी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं मतलब बताऊं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि कितनी
वैल्यू का सामान आपने बेच दिया, ठीक है ना, मतलब उसका आपको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा हुआ था। समझाने के लिए बेटा इसी एग्जांपल में एक रैंडम फिगर डालता हूं, एक बार देखते हैं बाबू। लेट्स सपोज ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेजेस 6 लाख समझ लो, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 समझ लो, और सेल्स लेट सपोज बात कर लो 640, तो आंसर आएगा इसका 80,000 जीपी। अब समझना बेटा क्या मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। मेरे पास साल की शुरू में 20,000 का स्टॉक पड़ा था, मैंने 6 लाख का और खरीद लिया, यानी कि बेटा स्टॉक कितना हो गया 6 20 का, 20 का पड़ा था, 6 का और खरीद लिया, स्टॉक कितना हो गया 6 20। बेटा जब साल खत्म हुआ तो 60,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, 6 20 का स्टॉक था, साल जब खत्म हुआ तो 60 का पड़ा हुआ है, यानी कि मैंने कितने का स्टॉक बेच दिया, मैंने 5,60,000 रुपए की कॉस्ट का गुड्स बेच दिया। बेचा कितने रुपए में, बेचा मैंने चाहे 640 में। मेरे को कॉस्ट कितनी पड़ी हुई थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना सामान आपने बेचा हुआ है उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ी हुई थी। समझ में आया मतलब। और वैसे भी बता देता हूं, देखो बाबू सेल्स में प्रॉफिट होता है कि नहीं होता, आपका शामिल होता है ना, सेल्स में से जीपी माइनस कर दो, ये भी वही आंसर आएगा। सेल्स मैंने करी बेटा 6,40,000 की, लेकिन इसमें मैंने 80,000 का प्रॉफिट कमाया हुआ है, 80,000 बाहर निकाल दो, ये भी 5,60,000 ही आया। तो इसको कैलकुलेट करने का ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है, सेल्स माइनस जीपी कह लो, नहीं तो ऐसे कह लो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। मैंने वो एग्जांपल नहीं लिया जिसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। तो अगर बेटा कोई वेजेस का खर्चा, आपको पता है ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, स्पेशली बता देता हूं, वेजेस और कैरेज इनवर्ट तो याद रख ही लेना, और किसी खर्चे के आगे इनवर्ट लगे ना तो वो और डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते, सैलरी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। आपको बता देता हूं ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में अंतर क्या होता है। ये बेटा मेरी फैक्ट्री के खर्चे हैं और ये मेरे ऑफिस के, मैं ऑफिस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो फैक्ट्री के खर्चों की बात कर रहा हूं। समझ में आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या चीज हुई बेटा, है ना। मैंने जो सामान बेचा उसकी कीमत मुझे क्या पड़ी थी, मतलब यह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे उसकी कीमत आपको क्या पड़ी हुई थी। रीड करना आ रहा है, रटा तो नहीं ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब बाबू इसी को आप प्यार से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल सकते हो। आपको पता है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम किसको बोलते हैं, इनडायरेक्टली हम सेल्स को ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। सेल्स जो गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोई अंतर नहीं होता, कैलकुलेट करने का तरीका सेम है बेटा, ठीक है। अभी मैंने रेशो रीड करनी नहीं सिखाई, मैंने सिर्फ फॉर्मूला रटवाया आपको, मैं रेशो रीड करनी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। पहले बताओ इतनी बात ओके हुई क्या, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, 25 क्वेश्चन करने हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है जी। बच्चे बहुत कुछ 25 क्वेश्चन इस पे थके हुए पे, चलो जी लो बेटा अभी एक इलस्ट्रेशन आप मेरे साथ साथ करेंगे, फिर हम रेशो रीडिंग सीखेंगे बेटा। लो प्यारे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 45 और 46 अभी पेंडिंग छोड़ो बेटा, जिस दिन ICR करा दूंगा तब कराऊंगा ये। बाबू अभी निकालो आप मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 47, इलस्ट्रेशन नंबर 47। लो बेटा पढ़ना, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी है। क्या डेटा दिया हुआ है, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस आपके पास हैं बेटा, और क्या गिवन है मेरे को, और बेटा वेजेस, कैरेज इनवर्ड और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ब्रैकेट में भी लिखा गया सेल्स। तो बेटा सब कुछ गिवन है, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। लो करें कैलकुलेट। लो बेटा आप और हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ नोट तो नहीं करना है ना, पहले ही कर चुके हो सब कुछ। लो बेटा क्या कह रही है जिया, क्या हिंदी में बोले बाबू, हिंदी समझता हूं मैं। अच्छा चलो जी, अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 47 बेटा कैलकुलेट कर रहा हूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले फॉर्मूला बेटा मैं शॉर्टकट में इसको ITR ही लिखता हूं,
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी, कॉक्स का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, अगर कोई रिटर्न होगी तो माइनस कर देना, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ठीक है जी बेटा, ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 90,000 प्लस परचेजेस 2 लाख एंड 30,000 प्लस सारे डायरेक्ट खर्चे। बेटा वेजेस और कैरेज इनवर्ड 90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है बेटा 1,10,000 और अपॉन ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, 90 और 110 अपॉन 2 1 लाख आएगी बेटा एवरेज। ठीक है जी, लो बेटा कैलकुलेट करना, 3 आ गया, रेशो आई बेटा 3 टाइम्स, ये ऊपर बेटा 3 लाख आ रहा है, 3 लाख अपॉन 1 लाख 3 टाइम्स। अब बेटा रीड करनी सिखाऊं रेशो, रट तो लिया आपने और क्या, पीएचडी हो गई, बस हमारी फॉर्मूला याद हो गया, मतलब बस अब 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, हमें कौन सा जरूरत है किसी की। बताओ जी क्या समझे आप रेशो से। बेटा देखो मेरी तरफ देखना, मेरी दुकान में एवरेजली 1 लाख रुपए का स्टॉक रहता है और उस 1 लाख के स्टॉक को बेटा मैं 3 बार बेच देता हूं। सर कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस पूरे साल में आपने कितनी वैल्यू का गुड्स बेचा, मैंने 3 लाख रुपए का गुड्स बेचा और एवरेजली मेरी दुकान पे एक टाइम पर 1 लाख रुपए का गुड्स रहता है, यानी कि बेटा मैं उस 1 लाख के स्टॉक को 3 बार बेच देता हूं, तभी तो बेटा 3 लाख का बिका। रीड करना है, रटोरे कहेंगे, तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, सारी जिंदगी अकाउंट्स रटी है। और पूछ लेना अपने किसी दोस्त को कभी रीड करनी आती हो कोई रेशो, मुझे भी बता देना अगर रीड करनी आती हुई तो। उसको आती नहीं होगी मैं पक्का बता रहा हूं, सब रटवा रटवा के मारा होता है बेटा। ठीक है जी, समझ आई। अब एक बार और बोलूं, अभी थोड़ी देर बाद ना ये एक और रेशो इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, रेशो का नाम है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, या इसको हम बोलते हैं होल्डिंग पीरियड भी बोलते हैं बेटा। पेपर में ये भी आपसे कैलकुलेट कराता है आईटीआर के साथ साथ। जब भी आपको कहता है ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करो, हमेशा आपको कहता है बेटा होल्डिंग पीरियड जरूर कैलकुलेट करो या बेटा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। मैं इसको भी रीड करना सिखाऊंगा, आपको बता देता हूं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर यानी कि 365 और 366, जैसा भी बेटा क्वेश्चन दे, कुछ ना कहे तो 365 अपॉन आईटीआर, मतलब मेरी तरफ देखना लगभग 122 दिन। इसका मतलब समझते हो बेटा, एक बार स्टॉक बेचने में 122 दिन लगे। सर देखो आपने 1 लाख का आपकी दुकान में स्टॉक है, आपने उसको 3 लाख में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अपने स्टॉक को आपने 3 ही तो बार बेच पाए ना, अपने स्टॉक को 3 बार बेच पाए ना, तो बेटा एक बार बेचने में कितना टाइम लगा, यानी कि आपका इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड कितना है। यानी कि एक बार आप स्टॉक खरीदते हो तो 122 दिन में एवरेजली बिकता है, फिर खरीदते हो फिर 122 दिन में बिकता है, फिर खरीदते हो फिर 122 दिन में बिकता है, यानी कि 3 ही बार बिक पाता है। समझ में आया होल्डिंग पीरियड या एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री से मेरा मतलब क्या। क्लियर बात। ओके मैं इस बात को लेकर पक्का रटा तो नहीं ना, 25 क्वेश्चन करने हैं, रट के काम चलेगा नहीं। चलो जी बेटा 2-4 क्वेश्चन और करते हैं बेटा, थोड़े इंटरेस्टिंग भी करेंगे, अभी इसका एडवांस वर्जन भी कराऊंगा। अभी हम बात करते हैं 48 तो नहीं करा रहा, सिंपल सा 49। ये बाबू आपको टी फॉर्म में नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, ना स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ, इसने आपको ना सही मायने में कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग दे दिया बाबू। ऐसा क्वेश्चन करना जरूरी है। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, सेल्स, अदर इनकम गिवन है, एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ एसआईटी गिवन है, चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ एसआईटी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डैप एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। और नीचे बेटा इन्होंने ना देखो नोट नंबर 1 सिर्फ चेंज इन इन्वेंट्री के आगे लिखा हुआ है, और पढ़ू तो बेटा क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है बेटा। ओपनिंग स्टॉक 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ठीक है जी, कैलकुलेट करें। इलस्ट्रेशन नंबर 49
वैसे तो हो जाएगा, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। मैंने ना एक बार ये लिखा रहने दिया फॉर्मूला, इलस्ट्रेशन नंबर 49 की बात कर रहा हूं। लो बाबू क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 49, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है अपॉन 2, ये तो हो जाएगा 70,000 आ गया। लो अब ये कैसे कैलकुलेट करें बेटा, ओपनिंग स्टॉक भी आपके पास है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी है और परचेज ऑफ एसआईटी भी है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब भी आपको वर्टिकल फॉर्मेट देगा एसपीएल का, इसमें कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता नहीं है। सर आप हमने कभी कैलकुलेट करा ग्रॉस प्रॉफिट? याद कराओ कब करा, हम तो सीधा नेट प्रॉफिट ही निकलता है। ऐसे क्वेश्चन में कभी सेल्स माइनस जीपी फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, हमेशा फॉर्मूला क्या लगेगा, हमेशा फॉर्मूला यहां से शुरुआत होगी। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक मुझे 80,000 गिवन था, परचेज ऑफ एसआईटी गिवन है क्या? गिवन है बेटा, कितना? 5,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या गिवन है बाबू? ध्यान रखना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां कहां दे सकता है बता देता हूं बेटा। ऐसा हो सकता था, देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिखे हैं ना, ऐसा हो सकता था ये कह देता नोट नंबर 2 और नीचे नोट नंबर 2 में डिफाइन करा होता, वेजेस भी दिया है, सैलरी भी दिया है, लीव एनकैशमेंट या और भी किसी का नाम देता। हम सिर्फ वेजेस उठाते, एम्प्लॉय के बेनिफिट के खर्चे, वेजेस भी हो सकती है सैलरी भी हो सकती है, तो हम वेजेस उठा लेते, वेजेस एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, आगे आएंगे क्वेश्चन जिसमें देगा वो आपको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 इस क्वेश्चन में, और बेटा क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000। ओके बात, अब बताओ अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बाबू कैलकुलेट करना, ये क्या आएगा 8 टाइम्स, आंसर आ रहा है 8 टाइम्स। रीड करके बताना, रीड तो करना, बताओ। दुकान में एवरेज स्टॉक 70,000 का रहता है, उस 70,000 के स्टॉक को 8 बार बेचते हो आप, रीड करा जा रहा है। और बेटा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकल जाएगी कि एवरेजली दुकान पे एक स्टॉक बिकने में कितना टाइम लेता है। क्वेश्चन है कहा है कि नहीं का छोड़ दो, आप मेरी तरफ देखो बाबू, कितना आएगा? लगभग 46 डेज। पॉइंट में तो डेज नहीं लिखोगे ना, 45 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पॉइंट में तो नहीं लिखोगे ना। लगभग एक बार स्टॉक बेचने में 46 दिन लगते हैं आपको, और आप हर 46 दिन में एक बार स्टॉक बेचते ही बेचते टोटल साल भर में 8 बार स्टॉक बेच देते हो। अच्छा है ना, कितनी आसान होती है अकाउंट्स, पता है आपको? बस रीड करो। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 50 में आपसे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी पूछी हुई है, और आप देखोगे बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के आगे नोट नंबर 2 और अदर एक्सपेंसेस के आगे नोट नंबर 3, और नोट नंबर 3 ऊपर पढ़ना, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। और बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट में वेजेस और सैलरी। अच्छा कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में फर्क समझते हो? बताना जरा। लो आपको वैसे बिल्कुल ठीक बोल रही है ये, और क्लैरिटी देता हूं, मेरी तरफ देखना। फ्रेट और कैरेज में फर्क समझते हो? फ्रेट और कैरेज में क्या अंतर होता है? तुम्हारा भगवान भला करे, किसने पास कर दिया तुम्हें? दोनों ही अमाउंट होती है फ्रेट और कैरेज। ये तुम्हें पास किसने करा 11th में? नाम बताओ मुझे। आज अभी वापसी तुम्हारे आज फ्रेट तो सही बता। देखो मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, दोनों ही खर्चे इनवर्ड भी हो सकते हैं आउटवर्ड भी हो सकते हैं। इनवर्ड लगता है बेटा परचेस के लिए जो आप खर्चा करते हो, और सेल के लिए जो खर्चा करते हो उसे आउटवर्ड बोलता है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ, मेरी तरफ देखना। बाबू आप यहाँ से दिल्ली गए गुड्स खरीदने, ठीक है, आपने गुड्स खरीदा, दिल्ली वाले दुकानदार ने कह दिया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, अपने आप अपना सामान उठवाओ, अपने आप फेंकवाओ, और बेटा अपने आप सहारनपुर पहुंचेगा, सारे खर्चे आप करोगे। आपने कहा ठीक है। आपने क्या करा बेटा, किसी पल्लेदार को वहां से पकड़ा कि सामान उतार। जिस दुकान से आप सामान खरीदते हो बेटा वो 3रे फ्लोर पे। आपने बेटा क्या करा, 3रे फ्लोर से सामान उतरवाया नीचे तक। ये जो आपने पे करी ना, इससे बोलते हैं हिंदी में ढुलाई, दैट मीन्स कैरेज। आपने बेटा उस लेबर को जो पैसे दिए वो कैरेज के पैसे दिए, और ये गुड्स परचेस के टाइम पर खर्चा है, तो कैरेज इनवर्ड है। नीचे आ गया सामान, आपने बेटा रिक्शा में लोड कराया, रिक्शा तक ट्रांसपोर्ट तक फेंकवाया, ये बेटा किराया भाड़ा है, रास्ते का ट्रेवलिंग का खर्चा है। ये क्या है बेटा, ये फ्रेट है, और ये भी फ्रेट इनवर्ड है, परचेस के लिए खर्चा हो रहा है।
और बेटा उसके बाद रेलवे के थ्रू सहारनपुर में गुड्स पहुंचा, अगेन परचेज पे ही खर्चा हो रहा है, ये क्या हो रहा है? फ्रेट। बेटा रेलवे स्टेशन सहारनपुर में गुड्स पड़ा है, आपकी दुकान तक आया फिर रिक्शा से, ये भी क्या है? फ्रेट। ये सब फ्रेट इनवर्ड है बेटा। उसके बाद क्या हुआ? आपकी दुकान सेकंड फ्लोर पर है बेटा, आपने फिर चढ़वाया, अभी भी परचेज के लिए खर्चा है, कैरेज इनवर्ड। चलो जी चढ़ गया। आपकी दुकान पर कोई होलसेलर आया, सामान देखा, उसको पसंद आया, उसने कहा ठीक है मेरी दुकान कोट रोड पे भिजवा देना, सारा खर्चा आप करोगे, ठीक है ना। सहारनपुर वाले स्पेशल हैं, परचेज टाइम भी खर्चा करते हैं और सेल के टाइम भी करते हैं। उसने कहा ठीक है भिजवाता हूँ आपकी दुकान पर। एक लेबर बुलाई, सामान उतरवाया पहले नीचे, कैरेज आउटवर्ड, और अब बेटा रिक्शा में लोड होगा सामान, कोट रोड तक जाएगा, फ्रेट आउटवर्ड। परचेज के टाइम पर जितने खर्चे करते हो बेटा ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और ये सेल के टाइम पर है बेटा, ये सब हम P&L अकाउंट में शो करते थे। आई होप क्लैरिटी होगी आपको। पता नहीं क्या ही है यार, तुम कहाँ से आ जाते हो तुम उठ उठ के। लो जी हादी 12th होगी, इन्हें फ्रेट और कैरेज नहीं पता। लो प्यारे बच्चों समझना जरा, बाबू क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूला से करते हैं, और जब भी बेटा मैंने बोला है आपको हमारे को वर्टिकल फॉर्मेट एसपीएल का गिवन हो तो सेल्स माइनस जीपी फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, आपको जीपी गिवन नहीं होगा बेटा। करें बेटा कैलकुलेट। लो प्यारे बच्चों देखना जरा मेरी तरफ। बाबू ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है? नोट नंबर 1 देखो 60,000 प्लस परचेजेस, परचेज ऑफ एसआईटी गिवन है बेटा 2.5 लाख। बाबू डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दो खर्चे, वेजेस और कैरेज इनवर्ड 78,000 का, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक शायद 68, ठीक है, अपॉन बेटा 64 एवरेज आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 हो जाएगा कैलकुलेट। क्वेश्चन खत्म। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी निकल जाएगी फिर तो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक और बात और फिर बाबू होमवर्क देता हूँ, ठीक है जी। एक आखिरी बात आपसे कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ होमवर्क कितना करके लाना है आपने, ज़्यादा नहीं दूंगा। मेरी तरफ देखने शुरू हो जाते हैं ये, 60 तक कर दो बस, ज़्यादा ना कर। अरे कम ही तो दे रहा हूँ, कितने कर दिए मैंने, ये देखो क्या क्या 10-11 ही तो दिए। 10-11 तो बेटा रोज मिलेंगे, 128 क्वेश्चन 12 दिन तो तब भी लग जाएंगे मुझे, 10 क्वेश्चन करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन कर रहे हो, सुन लो बेटा। 47 to 60 के बीच में मैंने जो भी छोड़ दिए यार, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं दिया, मैंने 47 भी कर दिया, 49 भी कर दिया, 50 भी कर दिया, 11 ही तो दिए, और इतने तो एवरेजली दूंगा भी मैं यार। 128 क्वेश्चन है, 10-11 भी ना दूं क्या दिन के? एक और लटका लो चैप्टर, मेरा क्या, एक एक करके दे देता हूं। लो जी हाँ तुम तो खुशी हो। अब एक बात और समझ लेना बेटा, ये बात बहुत आराम से समझ लेना, और मैं एक टेक्निक भी सिखाऊंगा आपको, आपको अच्छा लगेगा देखकर। बेटा मैंने किसी कॉस्ट पे गुड्स खरीदा, ठीक है, लेट्स सपोज 100 रुपये, ठीक है, मैंने इसमें ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ा, लेट्स सपोज बेटा 20% ऑफ कॉस्ट, और बेटा मेरा सेल प्राइस कैलकुलेट हो गया कि मैंने कितने का सामान बेचा, ठीक है ना। मैंने 100 रुपये के सामान का, 100 रुपये की कॉस्ट का सामान खरीदा, उसमें 20% प्रॉफिट जोड़ा और बेटा 120 का बेच दिया, ठीक है। कई बार क्वेश्चन क्या करता है बेटा, देता तो है कॉस्ट, और आपको बेटा देखो क्या क्या बोलता है, मैं बताता हूं। क्वेश्चन ने आपको दिया कॉस्ट 100 रुपये सामान की, ठीक है, और मुझे बोला कि आप सेल का 25% प्रॉफिट कमाते हो, या सेल का 20% प्रॉफिट कमाते हो। बेटा 100 रुपये का मैंने सामान खरीदा, कहता है सेल का 20% प्रॉफिट कमाते हो। सेल पता है यार, सेल पता है क्या? सेल मतलब सेल प्राइस, सेल प्राइस पता नहीं है, और कह रहा सेल प्राइस का 20% प्रॉफिट कमाते हो। जब बेटा सेल प्राइस नहीं पता तो प्रॉफिट भी नहीं पता। या तो देखो बच्चा, मैथ्स वाला बच्चा क्या करता है ऐसे केस में, मैं बताता हूं मैं, हाँ, और कुछ समझ नहीं आता। लो जी एक्स, सेल प्राइस एज्यूम टू बी एक्स, तो बेटा सेल का 20% प्रॉफिट कमाते हैं तो ये 20x, तो बेटा फॉर्मूला लगा लो। लो जी लो बेटा 0.80x इज इक्वल टू 100, बस अब तो हो ही जाएगा बेटा, खैर ठीक है ना बाबू, ऐसे करना नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, बहुत मजेदार, बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। समझना बहुत आराम से, जरा मेरी तरफ देखना।
अच्छा ये बताओ, कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है या सेल प्राइस? मानते हो सेल प्राइस बड़ा होता है, सेल प्राइस में प्रॉफिट जुड़ा होता है बेटा, सेल प्राइस बड़ा होता है, याद रहेगी ये बात कि सेल प्राइस बड़ा होता है हमेशा कॉस्ट से। बेटा क्वेश्चन ना ओछी हरकतें करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, इसी पर्टिकुलर रेशो में जो आप क्वेश्चन करने वाले हो ना, उसी में प्रॉब्लम आएगी आपको। क्या आएगी मैं बताता हूं। क्वेश्चन ये दिया होगा आपको सेल प्राइस या सेल्स दी होगी और आपको कहेगा कि आप 25% ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट कमाते हो। सेल गिवन है, प्रॉफिट क्या बताया 25% ऑफ कॉस्ट, ना कॉस्ट पता तो ना प्रॉफिट पता, फिर इसको एज्यूम करोगे x, फिर इसका बेटा 0.25x, फिर फॉर्मूला लगाओगे, फिर ऐसे ही सॉल्व करते रहोगे, तो x मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये बात बहुत आराम से सुनना बेटा, कभी आपको क्वेश्चन कहे कॉस्ट और सेल प्राइस और बेटा प्रॉफिट ऊट पटांग देना, हमेशा ये चीज ये तरकीब इस्तेमाल करना। अगर बेटा कोई चीज कभी प्रॉफिट 1/3 ऑफ कॉस्ट होता है, कभी भी प्रॉफिट 1/3 ऑफ कॉस्ट होता है, सेल प्राइस हमेशा बड़ा होता है ना, दैट मीन्स इसको बड़ा कर दो, ये 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस होता है। कभी 1/4 ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कॉस्ट होता है तो ये 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस होता है, 1/5 ऑफ कॉस्ट होता है तो ये 1/6 होता है, 1/6 होता है तो 1/7 होता है, और ऐसी कहानी चलती रहेगी। देखो समझाने के लिए कैलकुलेट करके दिखा देता हूं तुम्हें। यहां पर क्या आता अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो, एक 125 आता, x 125 आया, इसका 20%, ये 25 आया ना। मेरी तरफ देखना बेटा, कॉस्ट का कितना प्रॉफिट है 1/4, कॉस्ट का 1/4 दिखाई दे रहा है, कॉस्ट का 1/4, सेल्स का 1/5 नहीं दिखाई दे रहा आपको। कोई चीज करा लो इससे, कोई भी चीज पेपर में इतना टाइम बचा कर देगी आप सोचोगे भी नहीं। मेरे को भी ये सीए में जाके पता लगी थी टेक्निक बेटा, मुझे मेरे टीचर ने बताई होती, यहां थोड़ी होते, आ जाओ। समझ आई बात? ये x मानने की जरूरत नहीं है बेटा, आप बस ये तरकीब लगाओ, बहुत जल्दी से सॉल्व होगा। ठीक है, मैं आपको कहूं किसी क्वेश्चन में सेल प्राइस है 6 लाख, किसी क्वेश्चन में सेल्स है 6 लाख और बेटा मैंने कॉस्ट का 25% प्रॉफिट कमाया है। मेरी तरफ देखना, कॉस्ट का 25% परसेंट का मतलब समझते हो ना, अपॉन 100, कॉस्ट का 25% यानी कि 1/4, मैंने कॉस्ट का 1/4 कमाया है, दैट सिंपली मीन सेल्स का 1/5 कमाया है, यानी कि प्रॉफिट 1,20,000 है, इसका 1/5, यानी कि कॉस्ट कितनी है 480, खत्म। सीधा कॉक्स आ गया और अपॉन बेटा एवरेज इन्वेंट्री, क्वेश्चन फिनिश। या सेल्स माइनस जीपी, जो भी फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको सेल्स दी होगी और प्रॉफिट दे रखा होगा कॉस्ट का इतने परसेंट है, कॉस्ट का इतने परसेंट है। तो जब भी आए बेटा ये टेबल सिंपल है, कोई मुश्किल बात है नहीं। ठीक है, फिर भी ट्राई करो, नहीं होगा यार मैं तो करूंगा ही, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है जी, अभी इलस्ट्रेशन बेटा मैंने होमवर्क लिख दिया, कहीं लिखा कि नहीं लिखा? लिख दिया था क्या? रब कर दिया मैंने। इलस्ट्रेशन नंबर 47 to 60 जितने मैंने छोड़े हैं, मैंने 47 किया है, 49 और 50 किया है, 48 और 51 to 60 होमवर्क है, सिर्फ इलस्ट्रेशन। कोई भी प्रॉब्लम होगी पहले प्रॉब्लम, लेकिन ध्यान रखना बेटा मैं प्रॉब्लम उसी को सुनता हूं बेटा अगर क्वेश्चन शुरुआत हुई हो। मैं कहता हूं कॉस्ट नहीं भी निकल रहा, बच्चा एवरेज इन्वेंट्री निकाल के दिखाए, प्रॉब्लम वो होती है जिसने बेटा इलस्ट्रेशन नंबर भी ना डाला और वो मुझे बताए प्रॉब्लम। मैं ऐसी चीजें प्रॉब्लम में काउंट नहीं करता, खड़े हो जाना चुपचाप आकर। आज के लिए हम इतना ही रखना है बेटा, बाय बाय।